नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ अंशी की जड़िया। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम द रियल रिव्यू में। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक और परफेक्ट रिव्यू बताने वाले पंकज शुक्ल जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते सभी दर्शकों को और अंश की बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम में। हम लोग आज पहली बार एक साथ बैठ के रिव्यू करने जा रहे हैं। जी जी शुरू सर। करते हैं। तो आज हम 3 बड़ी फिल्मों पर बात करेंगे जिनकी रिलीज को फेस्टिवल हॉलिडे का पूरा फायदा मिल रहा है। तो चलिए सर, शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं भूल भुलैया 3 की। तो सर, पहला सवाल आपसे ये कि भूल भुलैया 3 की कहानी क्या है? क्योंकि इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, तो नई वाली भूल भुलैया का पुरानी भूल भुलैया से कोई कनेक्शन है क्या? नहीं। हाँ, भूल भुलैया जो फ्रेंचाइजी है इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भूल भुलैया की फ्रेंचाइजी हर बार जो फिल्म है वो एक इंडिपेंडेंट फिल्म बन रही है अलग अलग। सबसे पहली जो भूल भुलैया आई थी वो अक्षय कुमार थे उसमें, और विद्या बालन थी, राजपाल यादव थे। उसमें जो कड़ी जुड़ती चली आ रही है। जो पहली फिल्म थी उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात की जा रही थी। एक जो लड़की है उसको ये वहम हो चुका है कि मेरे अंदर कुछ आ गया है, जबकि पूरे मनोवैज्ञानिक था। लेकिन बाद में जो भूल भुलैया 2 बनी, अनीस बज्मी ने जब टेक ओवर किया प्रियदर्शन से उस पूरी फ्रेंचाइजी को, तो उन्होंने उसमें दूसरे एलिमेंट्स, हॉरर के एलिमेंट्स जोड़ने शुरू किए। तीसरी फिल्म तक आते आते पहली फिल्म की विद्या बालन लौट के आई है, राजपाल यादव लगातार चले आ रहे हैं छोटा पंडित के रोल में। और तीसरी फिल्म में इसकी कहानी 200 साल के गैप में बनी है कि एक कहानी 200 साल पहले की, एक कहानी आज की। उन दोनों कहानियों को जोड़ करके अनीस बज्मी ने कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश की है अंश की। तो जैसे हमने पुरानी भूल भुलैया में भी देखा था, मंजुलिका के किरदार सबको पसंद आया था। तो पर ये जो भूल भुलैया 3 पार्ट है, इसमें माधुरी दीक्षित भी हैं और विद्या बालन भी हैं। तो दोनों एक्ट्रेसेस में किस पे कितना फोकस है और इस बार मंजुलिका कौन है? तो मंजुलिका कौन है अगर हम यहाँ पे बता देंगे तो मामला जो फिल्म देखने जा रहे हैं उनका किरकिरा हो जाएगा। और 100% गारंटी इस बात की, जिसको आप सोच के जाएंगे वो मंजुलिका नहीं निकलेगी। यही फिल्म का क्लाइमैक्स है। जो अनीस बज्मी ने और कार्तिक आर्यन की जो एक जोड़ी ने एक ट्विस्ट पैदा किया इस फिल्म में, वो बहुत ही मतलब काबिल तारीफ है। और एक ऐसी बात कही गई है इसके क्लाइमेक्स में मंजुलिका को लेकर के, जो शायद आज से 200 साल पहले कही नहीं जाती होगी। ये भी हाल फिलहाल तक भी नहीं होती थी। कई सारे इसमें आंदोलन हुए, कई सारी बातें हुई, तो वो जो निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब में फिल्म को बैन भी किया गया है, बाकी देशों में इसके ऊपर आपत्ति हुई। तो वो जो क्लाइमेक्स है वो काफी चौंकाने वाला है। 2 बहनों की कहानी है कि 2 मंजुलिका और अंजुलिका, 2 बहनें हैं एक राजा की। दोनों डांस में बहुत ही प्रवीण हैं। और एक बेटा राजा को होता है उसकी दासी से। उन तीनों की कहानी है ये, भाई बहनों की भैया दूज टाइप की कुछ कहानी है। लेकिन इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। कौन किसका पुनर्जन्म है ये देखने वाली बात है इस फिल्म में अंश की की। बात की है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये फिल्म। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि पिछले भूल भुलैया के पार्ट्स में दर्शकों को कुछ ना कुछ सोशल मैसेज जरूर मिला था, चाहे फर्स्ट पार्ट हो चाहे सेकंड पार्ट हो। अब ये जो थर्ड फिल्म है जिसमें अनीस बज्मी और आकाश कौशिक ने जो कहानी रची है, क्या इसमें कोई सोशल मैसेज दर्शकों को मिलेगा? हाँ अंश की, सिनेमा वही सफल माना जाता है जिसको देखने के बाद इंसान आसपास की चीजों के बारे में सोचने में मजबूर हो जाए। ये एक कहावत है जिसको मैं बार बार यूज करता हूँ अपने रिव्यूज में भी और बाकी भी, कि आर्ट वही है जो एक डिस्टर्ब आदमी को शांत कर दे और एक शांत आदमी को कुछ ना कुछ सोचने के लिए परेशान कर दे। तो किसी भी क्राफ्ट का, किसी भी हुनर का सबसे सही जो पैमाना है वो यही है कि फिल्म देख के आप निकले क्या बेचैन हुए, या बेचैनी में फिल्म देखने गए तो थोड़ा आपको शांति मिली। तो भूल भुलैया 3 जो है एक एक बेचैनी छोड़ जाती है इंसान के दिमाग में। और ये बेचैनी उन रिश्तों के बारे में है जिनके बारे में समाज में आज भी बात बहुत कम होती है। 200 साल पहले तो बिल्कुल ही बात नहीं होती थी। तो एक सामाजिक संदर्भ उन्होंने उठाया है अनीस बज्मी ने। और ये जो चला रहा है, काफी दिनों से चला रहा है इस देश में। अगर रजिया सुल्तान जिन्होंने देखी होगी, वहां भी हमने देखा था इस तरह के रिश्तों की बात हुई थी। यहाँ भी वैसा ही कुछ कुछ है। लेकिन इसके बारे में बात करना और एक कार्तिक आर्यन जैसे हीरो का इस बात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होना, ये वाकई में एक दाद देने लायक बात है अंश की। तो सर, आखिरी सवाल मेरा इस मूवी से रिलेटेड ये कि भूल भुलैया फर्स्ट पार्ट में जो म्यूजिक था, पूरी मूवी में जो भी गाने थे काफी ज्यादा अच्छे थे। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे भी काफी अच्छे लगे थे। सेकंड पार्ट में भी काफी अच्छा था। तो थर्ड पार्ट का जो म्यूजिक की अगर बात करें तो उसमें कुछ नया है? कैसे क्या गाने हैं? आपकी क्या राय है उसके म्यूजिक के बारे में?
तो फ़िल्म भूल भुलैया के लिए सबसे पहले प्रीतम ने म्यूज़िक रचा था और 2 गाने जो लोगों को बहुत पसंद आए, एक एंड क्रेडिट में गाना आता है हरे राम हरे कृष्णा, अक्षय कुमार और बहुत सारी रशियन मॉडल्स के ऊपर फ़िल्माया गया था। और एक गाना जो है आमी जे तुम्हार जो प्रीतम ने रचा। प्रीतम चूँकि खुद बंगाली कल्चर से आते हैं और उनको जो उनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है वहाँ का फ़ोक म्यूज़िक को लेकर के। तो आमी जे तुम्हार जो गाना है, जो पहली फ़िल्म में जब पहली बार विद्या बालन उस पे नाचती हैं, भरतनाट्यम करती हैं, तो वो लोगों को आज तक याद है। दूसरी फ़िल्म में भी आमी जे तुम्हार आया था, लोगों को याद है किसने डांस किया उस पर, क्यों वो गाना इतना परफेक्ट हुआ, क्यों इतना हिट हुआ। तीसरी फ़िल्म में भी वही 2 गाने चले आ रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा फिर एंड क्रेडिट में बजता है। आमी जे तुम्हार गाने में इस बार बहुत ही एक ज़बरदस्त डुएल डांस है माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का। इस डांस को देखने भर से इस फ़िल्म का पैसा वसूल हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन है कथक और भरतनाट्यम का। आम तौर पर फ़िल्मों में जब डुएल डांस का पिक्चराइज़ेशन होता है, तो दोनों हीरोइनें कोई एक पद्धति में नाच रही होती हैं। या तो दोनों हीरोइनें भरतनाट्यम कर रही होती हैं या दोनों कथक कर रही होती हैं। ऐसा शायद पहली बार, मुझे तो नहीं याद आ रहा है, पहली बार ऐसा है कि एक हीरोइन कथक कर रही है और एक हीरोइन भरतनाट्यम कर रही है और दोनों के बीच में ट्यूनिंग बिठाई है। तो जो कोरियोग्राफर हैं चिन्नी प्रकाश, जिनका मतलब जिनकी पहली फ़िल्म सन 1965 में रिलीज़ हुई थी एज़ ए कोरियोग्राफर, फ़िल्म खानदान थी, सुनील दत्त और नूतन की। वो तब से कोरियोग्राफी करते चले आ रहे हैं। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इस गाने को लेकर, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और जो भी नृत्य के शौकीन लोग हैं, जो डांस के शौकीन लोग हैं, वो देखेंगे इस फ़िल्म को, तो उसमें इस गाने में, पर्टिकुलर इस गाने में लोगों को बहुत आनंद आने वाला है। अंशिकी। जी सर, तो आपने गाने के बारे में इतना सब कुछ बता दिया, म्यूज़िक इतना इंटरेस्टिंग है, तो आई होप लोगों को भी पसंद आएगी ये मूवी। अगली बात करते हैं हम सिंघम अगेन की, तो रोहित पहले हम शेट्टी। इसकी रेटिंग की बात कर लेते हैं। जी सर, फ़िल्म बिल्कुल। भूल भुलैया 3 की रेटिंग हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। तो जैसे कि जो हम संगीत की बात कर रहे थे, अंशिकी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा फ़िल्म के संगीत को लेकर। संगीत, प्रीतम के 2 गाने लगातार चले आ रहे हैं पिछले 1.5 दशक से। नया गाना कोई भूल भुलैया फ्रेंचाइज़ी का हिट नहीं हो रहा है। तो ये इसका प्लस पॉइंट भी है, इसका माइनस पॉइंट भी है। दूसरा जी। माइनस पॉइंट इस फ़िल्म का ये है कि शुरू के जो करीब 30-40 मिनट की कहानी है, उसमें दर्शकों को बहुत बोरियत महसूस हो सकती है, अगर पेशेंस नहीं है। अभी आजकल क्या हो रहा है, फ़िल्में लिखी जा रही 3 एक्ट में, फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट। फर्स्ट एक्ट में डायरेक्टर और राइटर कोशिश करते हैं कहानी को स्टेबल रखें, एज़ इट इज़ उसकी सिचुएशन बनाए रखें। सेकंड एक्ट में लाके डिलेमा लेके आएँ, थर्ड एक्ट में रेज़ोल्यूशन लेकर के आएँ। उस चक्कर में फ़िल्म वीक हो गई है। तो हम इसको दे रहे हैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स, 3 स्टार की रेटिंग है। फर्स्ट क्लास में 5 में से 3 नंबर, तो 100 में 60 नंबर हम मान सकते हैं। तो फर्स्ट जी। क्लास में पास हो गई है फ़िल्म। लोग इसको मनोरंजन के लिए देख सकते हैं। जिनको जादू टोना या टोटकों में या पुनर्जन्म में विश्वास है, उनको ये फ़िल्म काफ़ी पसंद आ सकती है अंशुल। अब हम बात करते हैं सिंघम अगेन की। सिंघम अगेन की बात करते हैं, तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये कि रोहित शेट्टी जो कॉप यूनिवर्स की कहानी बनाने के लिए जाने जाते हैं, इस बार सिंघम अगेन लेके आए हैं। तो सिंघम अगेन जो मूवी है, उसमें सिंघम का क्या रोल होगा? क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इसमें? तो सिंघम अगेन जो लोग देखने जाएंगे, वो इस फ़िल्म का जो मुख्य किरदार है बाजीराव सिंघम, उसके लिए ही देखने जाएंगे। और दिक्कत इस फ़िल्म के साथ ये है कि जब कोई कॉप यूनिवर्स बनता है, अगर आप मार्वल की फ़िल्में देखते आ रहे हैं, तो मार्वल की जो एवेंजर्स थे, जब वो इकट्ठे होने शुरू हुए इन्फिनिटी वॉर में या एंड गेम में या उसके पहले की फ़िल्मों में भी, तो धीरे-धीरे बिल्डअप हुआ। एक ग्रुप लेके आना, बहुत सारे किरदारों को एक साथ एक ही बार में, पहली ही फ़िल्म में सारे के पत्ते नहीं खोल देने चाहिए थे रोहित शेट्टी को। वो पहले के किरदार सूर्यवंशी को लेके आए, सिम्बा को लेके आए, साथ में 2 और कैरेक्टर लेके आ गए, शक्ति शेट्टी जो दीपिका पादुकोण कर रही हैं और एक सत्या का जो कि टाइगर श्रॉफ कर रहे हैं। किरदार बहुत सारे हैं और सिंघम की जो अपनी फिलॉसफी है कि मेरे ज़मीर में दम है क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम हैं, ये सिंघम का एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन रहा है। तो सिंघम की आइडेंटिटी अभी तक रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले एक पुलिस ऑफिसर की। पहली बार उनको एक टेररिज्म में डाला गया है और टेररिज्म को दिखाया गया कि एसओजी को लीड कर रहे हैं। कश्मीर से फ़िल्म शुरू होती है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने से, और फ़िल्म गड़बड़ा जाती है वहाँ पे जब ये फ़िल्म पर्सनल रंजिश में बदल जाती है कि विलेन उनकी बीवी को किडनैप कर लेता है और पूरी फ़िल्म का मेन फ़ोकस जो उनकी बीवी को छुड़ाने पे आ जाता है। उसके बाद जो घटनाएँ होती हैं, उससे दर्शक उतना नहीं जुड़ पाता है सिंघम के किरदार से, जितना पिछली 2 फ़िल्मों में सिंघम रिटर्न्स या सिंघम में जुड़ा था। तो ये यहाँ पे इनकी कमज़ोरी है। और फ़िल्म की कमज़ोरी इस बात से भी ज़ाहिर होती है कि फ़िल्म लिखने में 9 लोगों ने काम किया है। 9 लोगों ने मिलके फ़िल्म की स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखे हैं। अंशिकी।
काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया कि 9 लोगों ने ये फ़िल्म लिखी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगला अगर सवाल पे जाएँ तो आपने बताया कि इस मूवी में बहुत सारे किरदार हमें देखने को मिलने वाले हैं। इन्हीं किरदारों में शक्ति और सत्या भी है, जिनको इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो इनका कहानी को आगे बढ़ाने में कितना रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है इनकी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहले सत्या की बात कर लेते हैं, जो टाइगर श्रॉफ का रोल है। टाइगर श्रॉफ की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं, सबको पता है। टाइगर श्रॉफ जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। जैकी श्रॉफ इस फिल्म में जो ओपनिंग होती है वहां पे मेन विलन के तौर पे दिखाई देते हैं, बाद में हालांकि विलन कोई और निकलता है। टाइगर श्रॉफ की फिल्में फ्लॉप होने के चक्कर में उनको एक नया रोल देना, इसके पहले करण जौहर ने एक फिल्म लॉन्च की थी स्टू ढीला, लेकिन उसको उनको बीच में बंद करना पड़ा। तो ये एक तरह से टाइगर श्रॉफ को रिलॉन्च टाइप की करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें रोहित शेट्टी उपकार करते करते फंस गए। मतलब यज्ञ करने में हाथ जल जाते हैं। तो वैसा ही है कि टाइगर श्रॉफ का करियर बनाने में उन्होंने अपने फिल्म की फ्रेंचाइजी खराब कर ली, क्योंकि जितनी ड्यूरेशन है उसकी 10-12 मिनट का जो भी सीक्वेंस है टाइगर श्रॉफ के साथ में, वो सीक्वेंस अगर फिल्म से निकाल दिया जाए तो फिल्म बहुत कॉम्पैक्ट बन जाती है। उतना वो पोर्शन आकर के फिल्म को बहुत वीक करता है। दूसरी बात रही शक्ति शेट्टी की। शक्ति शेट्टी दीपिका पादुकोण की मां बनने के बाद की पहली फिल्म है ये, सिंघम अगेन। और इसकी जब शूटिंग की थी इन्होंने, तब भी वो प्रेग्नेंट थी। और तारीफ ये इस बात की करनी चाहिए कि रोहित शेट्टी ने दीपिका पादुकोण की बॉडी डबल्स हो या डुप्लीकेट जिन्होंने स्टंट्स किए होंगे, इतने इतने कायदे के ढूंढे हैं, कहीं से भी लगता नहीं है कि दीपिका पादुकोण नहीं है। तो दीपिका पादुकोण ने वो सारे सीन्स किए जहां पे उनका क्लोजअप में चेहरा है या क्लोजअप में दिख रही है वो, या मिड शॉट में है, लेकिन बाकी सारे सीन की बॉडी डबल से डुप्लीकेट से किए हैं। और शक्ति शेट्टी का जो किरदार एक स्टैब्लिश होना चाहिए पावरफुल पुलिस ऑफिसर के रोल में, वो इसलिए नहीं स्थापित हो पाता है क्योंकि उनके जुरिडिक्शन का जो थाना है, ये डीएसपी बनी हुई है, और उनके अंदर जो थाना आता है उस थाने को विलन आग लगा देता है और 14 सिपाही जल करके जिंदा मर जाते हैं। 14 सिपाहियों को मारने के बाद दीपिका पादुकोण को अगर उनको एज ए हीरोइन या एज ए हीरो स्टेब्लिश करना था स्टोरी में, तो उनको क्लाइमैक्स में इन्वॉल्व करना था। क्लाइमैक्स में दीपिका पादुकोण इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो कल्मिनेशन तक नहीं ले जाती है फिल्म को, तो उनका कैरेक्टर वीक रह जाता है। तो शक्ति और सत्या दोनों कमजोर किरदार हैं जो फ्रेंचाइजी की कहानी सिंघम अगेन को कमजोर कर रहे हैं। अंश की हमने नए कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ली, शक्ति और अगले टाइगर श्रॉफ के सत्या कैरेक्टर के के बारे में। जी, सत्या के बारे में। तो अगले कैरेक्टर सूर्यवंशी और सिम्बा, जिनके हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये तो पुराने कैरेक्टर्स ही हुए। तो इनको देखकर दर्शकों को थोड़ा एक्साइटेड देखा जा सकता है, कुछ नया देखने को है इनके किरदार में। और सिम्बा की एंट्री जब होती है तो लोगों को मजा आता है कि हनुमान जी के बैकड्रॉप में उनकी एंट्री होती है और पूरा वहां पे हनुमान चालीसा चल रही होती है। एक तो हिंदी फिल्म के जो मेकर्स हैं, निर्माता निर्देशक, उनको ये समझना होगा किसी भी धार्मिक जो भजन है या कोई पाठ है या कोई शिव तांडव स्तोत्र है, उनको टुकड़ों टुकड़ों में इस्तेमाल करने से खराब भी है, उसका असर भी नहीं आता है। और ये अपने आप में बहुत गलत परंपरा है कि हम किसी भी श्लोक को या किसी भी पाठ को कहीं से भी काट के कहीं से भी इस्तेमाल कर लें। तो ये जो धर्म ग्रंथ है या जो हमारी जो परंपरा है या पूजा जो पद्धति है, वो मनोरंजन का साधन नहीं होनी चाहिए कि आपने शिव तांडव को बीच से काट के इस्तेमाल कर दिया, हनुमान चालीसा की 4 चौपाइयां यहाँ डाली, 4 चौपाइयां वहां डाली, वो गड़बड़। उसका इफेक्ट भी नहीं आता है और उसका निगेटिव इफेक्ट आता है। अगर हम काट के कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसका इफेक्ट निगेटिव में हो जाता है। रणवीर सिंह का किरदार, इसके पहले रोहित शेट्टी ने फिल्म बनाई थी सर्कस। सर्कस कॉमेडी फिल्म है, अंगूर की रिमेक थी, दोनों ट्विंस के ऊपर कहानी थी। यहाँ भी जो है रणवीर सिंह ज्यादातर कॉमेडी ही करते दिखते हैं। एक पुलिस ऑफिसर के रोल की सीरियसनेस वहां नहीं दिखती है, हालांकि उनका करेक्टर वैसा ही हल्का है। लेकिन क्लाइमैक्स में भी जब जहाँ जीने मरने का सवाल है, वहां पे भी जब कोई किरदार कॉमेडी करने लग जाता है तो मामला गड़बड़ होता है, वो बार बार फिल्म को ढीला करता हुआ चलता है। रही बात अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार का बहुत बड़ा रोल ये फिल्म में, क्लाइमैक्स में आते हैं थोड़ी देर के लिए और अपना जो भी काम उनको बताया गया है वो 3-4 मिनट का सीन करके वो उनका काम खत्म हो जाता है। अंशिकी तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं और मेरा भी सवाल है, बाकी सबका भी सवाल होगा कि रोहित शेट्टी का इस फिल्म में निर्देशन कैसा है। फिल्म के डायलॉग्स की बात करें, क्योंकि बाकी की जो हमने फिल्में देखी की सिंघम के जो बाकी पार्ट्स थे उनमें भी डायलॉग्स काफी इंटरेस्टिंग थे, काफी दम था उनमें। तो अभी वाली ये जो सिंघम अगेन है, इनमें डायलॉग्स कितने अच्छे हैं, क्या है, और टेक्निकलिटीज की भी बात करें तो वो कितनी अच्छी हैं। तो फिल्म का चूंकि एक यूनिवर्स के सारे किरदार ले आए हैं, वो महाराष्ट्र के या नॉर्थ के या साउथ के सारे किरदार इकट्ठा हुए हैं, तो भाषा का जो बोली का जो स्टाइल है कि अगर मैं लेडी सिंघम है जिस स्टाइल में दीपिका पादुकोण बोलती हैं, वो साउथ का स्टाइल नहीं हो सकता, वो महाराष्ट्र का स्टाइल है। महाराष्ट्र का स्टाइल अपनाया है रणवीर सिंह के किरदार सिम्बा ने।
गोवा का स्टाइल अपनाना चाहिए था अजय देवगन को, क्योंकि उनका बैकग्राउंड गोवा पुलिस का है। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं जब एक दूसरे में यहाँ पे क्रॉसओवर होती हैं, इसीलिए शायद राइटर्स ज्यादा रखे गए हैं अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लहजा पकड़ने के लिए। लेकिन वो एक कॉम्पैक्ट इम्पैक्ट जो निकल के आना चाहिए था वो निकल के नहीं आ पाया। तो भाषा में कमजोर है, संवादों में कमजोर है। अजय देवगन को वैसे कोई डायलॉग नहीं मिले हैं जैसे वो लगातार बोलते रहे हैं सिंघम को लेकर के। करीना कपूर खान के डायलॉग जरूर थोड़े बेहतर हैं, लेकिन चूंकि वो एक अलग से किरदार चल रही है रामलीला में, वो एक होस्ट बनी हुई है, एंकर बनी हुई है, और रामायण बीच बीच में चलती जा रही है, तो वो रामायण और आज की जो कहानी है उसका जो जक्सटापोजिशन जिसको बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होती है, वहां पे संवाद एक दूसरे टकराते हैं और वो प्रभाव कम करते चलते हुए। तो फिल्म टेक्निकली अगर हम देखें तो रोहित शेट्टी बहुत अच्छे स्टंट डायरेक्टर हैं। उनके पिता शेट्टी जिनको हम जानते हैं बहुत बड़े स्टंट डायरेक्टर रहे हैं, उनके बेटे हैं। और स्टंट डायरेक्टर होना और एक एक्शन फिल्म डायरेक्टर होना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। तो एक्शन फिल्म मेकर बिल्कुल अलग चीज है और एक स्टंट डायरेक्टर होना बिल्कुल अलग चीज है। तो जहां जहां पे स्टंट सीन्स हैं, रोहित शेट्टी ने बहुत अच्छी फिल्माएं हैं, लेकिन वो स्टंट सीन्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए नहीं चल पा रहे हैं। वो गड़बड़ी रोहित शेट्टी की यहाँ पे दिख रही है इस फिल्म में। अंशिकी, सर एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि सिंघम अगेन का जो म्यूजिक है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सिंघम अगेन का म्यूजिक अभी तक की जो फ्रेंचाइजी है उसी को रिवर करके बनाने की कोशिश की गई है। और चूंकि हर फिल्म के म्यूजिक राइट्स अलग अलग कंपनियों के पास होते हैं, उसको लेकर के विवाद भी हुआ है कि जब भी कोई हम फ्रेंचाइजी बना रहे होते हैं और उसका फिल्म का म्यूजिक पिछली फिल्म का किसी और फिल्म के किसी कंपनी के पास है, इस फिल्म का म्यूजिक किसी और कंपनी के पास है, तो आप पुराना म्यूजिक जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे ही विवाद में फंस जाएंगे। तो सिंघम अगेन और सिंघम रिटर्न्स और सिंघम तीनों फिल्मों को अगर हम देखें तो म्यूजिक के लिहाज से काफी कमजोर फिल्म है। तो इसका डायरेक्शन कमजोर है, स्टोरी स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स कमजोर है, इसका म्यूजिक कमजोर है और इसके डायरेक्शन में बहुत कोहेसिवनेस नहीं है। इसीलिए हम इसको फिल्म को जब समग्र रूप से देखते हैं और हमारा जो इसमें समय का निवेश हो रहा है या जो आजकल की टिकटें हैं महंगी टिकटें, महंगों का निवेश देखते हैं, तो इसकी रेटिंग जो है वो हमने दो रेटिंग दी है, 2/5। मतलब अगर 40/100 इसके नंबर्स हैं बॉक्स ऑफिस पे, तो उस हिसाब से फिल्म कमजोर है। अगर ये फिल्म बिजनेस अच्छा करती है, मंडे ऑनवर्ड्स का वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा निकलता है, तो शायद फिल्म बेहतर कर पाए, क्योंकि 350 करोड़ की फिल्म है। तो इसकी ओपनिंग करीब 70 करोड़ के आसपास पहले दिन होनी चाहिए थी, जो आइडियल ओपनिंग थी वो नहीं कर पाई है। 40 करोड़ के आसपास की ओपनिंग रह गई है, जो कि इसका 10% से थोड़ा ही ऊपर है। तो अगर ये फिल्म अगले 3 दिन में संडे तक ये 125 करोड़ या इसके आसपास का बिजनेस नहीं करती, तो अगला हफ्ता इसके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। अंशुकी, अब आपने बताया कि संडे तक का टाइम है, वरना फिर कलेक्शन गिरने के भी आसार है। तो चलिए, अब हमने पहले 2 फिल्मों की बात की है और अब बढ़ते हैं वेब सीरीज की तरफ, जिसका दूसरा सीजन भी रिलीज हो चुका है और हम बात कर रहे हैं मिथ्या सीजन 2 की। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि सीरीज बेसिकली क्या है, इसकी कहानी क्या है और इसमें कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी वजह से सीरीज थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है? तो मिथ्या जिन्होंने पहले देख रखी होगी उनको पता होगा कि ये जो सीरीज है पूरी, इसकी कहानी क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से फिल्म शुरू होती है, कहाँ से सीरीज शुरू होती है। इस बार जो कहानी है जिसमें कि हुमा कुरैशी, रजत कपूर या अवंतिका दसानी पिछली बार भी थे, पिछले सीजन में भी थे, इस बार एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है अमित चौधरी का, नवीन कस्तूरिया ने जो रोल किया है। तो चूंकि ये वेब सीरीज है, ZEE5 पे रिलीज हुई है और बहुत अच्छी सीरीज नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा समय भी इसमें नहीं लगाना चाहेंगे इस सीरीज के ऊपर। हम दर्शकों को सिर्फ छोटे से कहानी बता देते हैं कि आजकल जो सीरीज का एक तरीका हो गया है कि आते ही एक बड़ा बम फोड़ दो, फिर बताते रहो बम बना कैसे, किसने फोड़ा, क्या हुआ। इसको बोलते हैं पहले शॉक करना, फिर स्टोरी को धीरे धीरे रिवील करना। तो शॉक और फ्लैशबैक का जो एक कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे थे मिथ्या 2 में, उसमें बनाने में ये पूरी तरह से विफल रही है सीरीज। और कहानी इसकी जो है बार बार आपको कंफ्यूज करेगी, हर एपिसोड में एक नई समस्या लेकर के आते हैं। उनको लगता है इससे दर्शक शायद उससे जुड़े रहेंगे, लेकिन मिथ्या सीजन 2 अपने पूरे पूरे परफॉर्मेंस में, अपने डायरेक्शन में, अपनी कहानी, अपने उसकी लिखावट है, उसमें पूरी तरह से फेल एक तरह से सीरीज है। हुमा कुरैशी बहुत अच्छी एक्टर है, लेकिन हुमा कुरैशी का जो इस बार करेक्टर डेवलप हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा उनका करेक्टर क्या लिख के दे दिया गया है। तो हुमा कुरैशी का करेक्टर पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आता है। और दूसरा जो है, जो अवंतिका दसानी से उम्मीदें की जा रही थी कि वो बहुत अच्छा काम करेंगी, भाग्यश्री की बेटी है, लेकिन अवंतिका दसानी से हो नहीं पा रहा है। उनको शायद बेटर डायरेक्शन की जरूरत है या उनको अच्छे रोल्स की जरूरत है। तो हम इस पूरी सीरीज का सम अप यही कह सकते हैं कि इस सीरीज को देखने में बहुत ज्यादा अपना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इसको रेटिंग में दे रहे हैं सिर्फ 1 स्टार, 1/5 की इसकी रेटिंग दे रहे हैं।
और ये सीरीज एक तरह से इग्नोर करने लायक है। अगर आपको बहुत अच्छी लगती है इस तरह की कहानियां तो आप देख सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से इसमें समय निवेश करना एक घाटे का सौदा हो सकता है। अंश की। जी, तो सर आपने बताया इसमें 5 आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे रहे हैं। ना देखना ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो अगर आखिरी सवाल की तरफ चलें तो ज़ी5 पर, ये सीरीज़ भी ज़ी5 पर ही रिलीज़ हुई है और ज़ी5 पर और भी रिलीज़ जो नई-नई रिलीज़ होती जा रही हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Z5 को अगर हम स्टडी करें तो Z5 एक कंफ्यूज्ड ओटीटी बनता नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें कभी-कभी बहुत कमाल की चीजें आ रही हैं, कभी-कभी बहुत हुँ, खराब चीजें आ रही हैं। तो हुँ, हुँ। इतना पोलराइजेशन क्यों है कंटेंट का, ये एक शोध का विषय हो सकता है कि एक तरफ तो इसमें लव सितारा जैसी फिल्म रिलीज होती है, एक सिग्नेचर जैसी फिल्म रिलीज होती है, उसी पे आप ले आते हैं मिथ्या सीजन 2। कंटेंट की जो भी टीम है उसको थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम कंसिस्टेंसी बनाना चाह रहे हैं किसी भी कंटेंट की या किसी भी व्यूअर की, कि व्यूअर हमारे पास बार-बार लौट के आए, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है और उसके लिए सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि ठीक रहे और लोगों को पसंद आता रहे। अंशिक। तो चलिए सर, हमने तीनों रिलीज़ के बारे में जान लिया है, तीनों रिलीज़ के हमें रियल रिव्यू मिल चुके हैं। तो ये थी इस हफ्ते की वो 3 बड़ी रिलीज़ जिनकी खूब चर्चा हो रही थी। हमने बात की भूल भुलैया 3 की, सिंघम अगेन की और मिथ्या के सीज़न 2 की। आपको रिव्यू तो पता चल ही गया होगा, अब आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से फ़िल्में देख सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। पंकज सर, बहुत धन्यवाद आपका और अगले हफ्ते की थैंक यू सभी दर्शकों को। जी, अगले हफ्ते की रिलीज़ पर फिर आपसे जुड़ेंगे। शुक्रिया और आप सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया।